सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो चैप्टर हमारा चल रहा है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो पूरी की पूरी थ्योरी तो हम रिवाइज करने वाले हैं नहीं आज की क्लास में। और डेप्रिसिएशन के जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है वो दो ही डेप्रिसिएशन के मेथड हैं। जहाँ तक कैलकुलेशन का सवाल है वो है SLM मेथड और WDV मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो भी हम फिलहाल कर भी रहे हैं, और दूसरा मेथड है WDV मेथड। ये दो मेथड आपको ये बताते हैं कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या कैलकुलेट होके आएगी। जहाँ तक सवाल ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन का है वो 3 ट्रीटमेंट हैं, यानी कि जो जर्नल एंट्री आप बनाएंगे वो 3 तरीके से जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। पहला तरीका फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज डायरेक्टली टू द एसेट। फिर है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, एंड द थर्ड वन इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और मैं पहले भी क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ आपको कि पहला मेथड तो सबको कराना ही कराना है, क्योंकि क्लास 11th में जो सिलेबस है वो स्कूल के टीचर्स के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहता है। तो मैनी टाइम्स बहुत सारे स्कूल में खाली पहला ही तरीका अडॉप्ट किया जाता है, फिर कुछ स्कूलों में पहला और दूसरा यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करवाया जाता है, उसे भी सिखाया जाता है। और तीसरा तरीका बहुत कम स्कूलों में कराया जाता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो मैं सारे ही तरीके कराने वाला हूं। तो अगर किसी के खाली स्कूल वाइज अगर आपको करना है तो मेरी बाकी क्लासेस जहाँ से मैं बाकी के मेथड कराऊंगा वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नॉलेज सेक अगर आप करना चाहें तो जरूरी है कि आप तीनों मेथड करें, अगर कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाएंगे तो उतना करें जितना आपके स्कूल में बताया गया है। तो फिलहाल हम फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली एंट्री की बात कर रहे हैं कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी डेप्रिसिएशन की, और जब भी चीज चेंज होगी केवल सेकंड एंट्री चेंज होगी, चाहे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करें चाहे एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करें, जो फर्स्ट और थर्ड एंट्री है उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो यही एंट्री बनने वाली है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यही एंट्री बनेगी पहले मेथड की। अगर बात करें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा तो कुछ एंट्री अलग बनेगी। और ये भी एक रूल एज ए रूल आप याद कर लीजिए कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं वो सब ईयर एंड पर P&L अकाउंट में जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन सेकंड एंट्री में डेबिट हुआ है, इसे मुझे फिनिश करना है, कैंसिल आउट करना है, तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा और P&L अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन जब ट्रांसफर किया जाएगा P&L अकाउंट में तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद हमने बात की थी, क्योंकि SLM मेथड हम लोग कंटिन्यू किया है हमने, तो SLM में भी दो वे आउट है, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, पिछली क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे बिल्कुल बेसिक, तो अप्लाई दैट रेट ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट और कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। बट व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट। लेकिन कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो परचेज प्राइस ऑफ द एसेट है प्लस उसके इंस्टॉलेशन के सारे खर्चे, उसके लाने तक के सारे खर्चे, वो आप एसेट की कॉस्ट में ही शामिल करेंगे, माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू कह दीजिए अगर कुछ है, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। कुछ केसेस में अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा जा रहा है आपसे, जब रेट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपका एनुअल अमाउंट निकलेगा और उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा, जो एनुअल डेप्रिसिएशन है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट, और रेट निकालते वक्त आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करनी है, ठीक है। और ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाता है।
उसके अलावा जो अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होना है वो डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ यूज। जैसे पहला क्वेश्चन कराया था कि अगर 1 अप्रैल 24 को ही परचेज किया है तो पूरे 12 महीने का निकलेगा, अगर 1 जुलाई को परचेज किया है तो 9 महीने का निकलेगा, 1 अक्टूबर 24 को परचेज किया है 6 महीने का निकलेगा, अगर डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2025 है तो 3 महीने का निकलेगा। कंपैरिजन करने के लिए आप अकाउंटिंग ईयर जरूर देखा कीजिए कि आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सी डेट में क्लोज हो रहा है। और आई थिंक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 क्योंकि निशान लग रहा है तो आई थिंक या तो मैंने करा दिया होगा या हो सकता है आपको घर के लिए दिया हो। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, समझा के छोड़ा होगा। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। यहां से थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास अब एक ही एसेट नहीं होगी, अलग अलग समय पर आपने अलग अलग एसेट परचेज की होंगी और उस केस में आपसे मशीनरी अकाउंट का या प्लांट अकाउंट का बैलेंस पूछा जा रहा है। और बैलेंस निकालने के भी दो तरीके हैं, या तो कंप्लीट आपसे लेजर अकाउंट मांगा जाएगा कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, जो कि इसमें नहीं मांगा गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि फाइंड द बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2025। तो अगर आपसे फर्नीचर अकाउंट नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ बैलेंस मांगा जा रहा है, तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं कराने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ए फर्नीचर कॉस्टिंग 60,000, ए फर्नीचर कॉस्टिंग 60,000 was purchased on 1 अप्रैल 2021। एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 60,000 है वो परचेज किया गया है 1 अप्रैल 2021। फोकस रखिएगा जब आप लेक्चर देख रहे हैं। एडिशंस वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2022। आपने सबसे पहले 1 अप्रैल 21 को फर्नीचर कॉस्टिंग 60,000 का परचेज किया है। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 में 9,000 के एडिशन और किए हैं और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 में 8,000 के एडिशन और किए हैं। रेसिडुअल वैल्यू है 6,500 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। जो इनकी रेसिडुअल वैल्यू है वो कितनी है? 6,500 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2025। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो 31 मार्च 2025 को कितना होगा। इस क्वेश्चन में एक कमी है, मैं भी सुधरवा देता हूं क्वेश्चन को, कि लाइफ ऑफ द एसेट क्या है। क्योंकि देखिए बैलेंस हम तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें एनुअल डेप्रिसिएशन का पता ना लग जाए। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। कॉस्ट तीनों फर्नीचर की गिवन है, रेसिडुअल वैल्यू भी तीनों ही फर्नीचर की गिवन है, बट जो नहीं गिवन है दैट इज द लाइफ। तो लाइफ 5 ईयर्स भी हो सकती है, लाइफ 10 ईयर्स भी हो सकती है और जितनी भी लाइफ होगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट होके आएगा। तो मैं अपनी तरफ से बढ़वा रहा हूं और उस केस में मुझे आंसर भी चेंज करना पड़ सकता है। लाइफ ऑफ एवरी फर्नीचर इज 10 ईयर्स। मैं 10 ईयर्स के हिसाब से करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले, क्योंकि रेट तो गिवन नहीं है आपको, तो सबसे पहले हर फर्नीचर का आपको क्या निकालना है? एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन आपको निकालना है हर फर्नीचर का। ये ध्यान रखिएगा, 1 मिनट। हर फर्नीचर का आपको क्या निकालना है? एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। हर फर्नीचर का एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो लाइफ ऑफ द एवरी फर्नीचर में 10 ईयर्स मानी,
सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हर फर्नीचर का डेप्रीसिएशन निकालना है। तो सॉल्यूशन 8 एनुअल डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, एनुअल डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई लाइफ। अगर आपके पास जैसे अब 3 फर्नीचर हो गए हैं ना, तो इन्हें फर्नीचर नंबर 1, फर्नीचर नंबर 2, फर्नीचर नंबर 3 इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। तो एनुअल डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर नंबर F1, कॉस्ट कितनी है F1 की, कॉस्ट कितनी है 60,000 और स्क्रैप वैल्यू है 6,000। तो 60,000 माइनस 6,000 डिवाइड बाई लाइफ यानी कि 10 ईयर, तो इट विल कम 5400, क्योंकि 60,000 में से 6,000 माइनस होंगे तो 54,000 बैठेगा, 10 ईयर से डिवाइड करेंगे तो फर्नीचर 1 पर एनुअल डेप्रीसिएशन जो आ गया 5400 का आ गया। F2 पर भी इसी तरीके से डेप्रीसिएशन आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे। जो 1 अप्रैल 2022 को 9,000 का लिया था और 500 क्या थी उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, तो 9,000 माइनस 500 डिवाइड बाई 10 ईयर्स, तो इट विल कम रुपीज 850, इट विल कम रुपीज 850। इसी तरीके से F3 फर्नीचर 3 के ऊपर आपको डेप्रीसिएशन निकालना है। आपने परचेज किया था 8,000 का और रेसिडुअल वैल्यू थी 400, 8,000 का परचेज किया था और रेसिडुअल वैल्यू थी 400 और डिवाइड बाय 10 ईयर, तो इसका जो डेप्रीसिएशन आ जाएगा इट विल कम 70, मतलब 8,000 में से 400 माइनस होंगे तो 7,600 और उसे 10 से डिवाइड करोगे तो 760। ये हर फर्नीचर का एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो गया है कि हर साल कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। इन्होंने ये पूछा है कि 31 मार्च 2025 को फर्नीचर की वैल्यू क्या आएगी। अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये वैल्यू निकालना या बैलेंस निकालना 2 तरीके से संभव है, या तो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हो या मशीनरी या फर्नीचर अकाउंट या प्लांट अकाउंट बना के भी निकाला जा सकता है। तो इन्होंने कुछ कहा नहीं है कि मुझे प्लांट अकाउंट बनाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है, यानी कि लेजर अकाउंट मेंटेन करने के लिए नहीं बोला है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, 1 मिनट। स्टेटमेंट फॉर्म में निकालना है और डेट क्या है आपकी 31 मार्च 2025। तो हेडिंग डलेगी हमारी कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2025। आपको फर्नीचर का बैलेंस निकालना है 31 मार्च 2025। जो बैलेंस निकालने का काम है, सबसे पहले जिस डेट को पहली बार आपने फर्नीचर लिया है वहां से फर्नीचर की कॉस्ट पकड़नी है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट ऑफ फर्नीचर F1, यानी कि जो F1 लिया था आपने, आप उसे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ F1 एज ऑन 1 अप्रैल 2021, ये आई थी 60,000, ठीक है। अब आपको ये माइंड लगाना है, ये फोकस लगाना है कि जो पहला फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, वो कब खत्म हो रहा है, क्या उसके बीच में कोई सेल, कोई और परचेज आई थी, क्योंकि हमें एक अकाउंटिंग ईयर का काम अलग करना पड़ता है, फिर जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा तो वो मसला अलग हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 ये पहला अकाउंटिंग ईयर होगा आपका। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो ना तो कोई नई सेल है ना कोई परचेज है, क्योंकि नई परचेज 1 अप्रैल 2022 है, यानी कि अगली डेट पर है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप इसमें
इस साल का डेप्रीसिएशन लगा देंगे, लेस डेप्रीसिएशन ऑन F1 और ब्रैकेट में लिख देंगे अकाउंटिंग ईयर क्या है 2021-22। तो F1 के ऊपर अब आप सोचिए कि पूरे 12 महीने ही बैठ रहे हैं, ये भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि F1 आपने जो खरीदा था फर्नीचर 1 अप्रैल 21 को खरीदा था 60,000 रुपए का, आप डेप लगाने वाले हैं 31 मार्च 2022 को, यानी कि पूरे 12 महीने का है। अब पूरे 12 महीने का आपने डेप यहाँ निकाल रखा है 5400 आपने क्या निकाल रखा है, डेप्रीसिएशन निकाल रखा है। तो 60,000 में से 5400 जाएंगे, 5400 जाएंगे तो इट विल कम 54,600 ये आ जाएगा बैलेंस ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2022। लेकिन क्वेश्चन में आपसे 31 मार्च 2022 का बैलेंस नहीं पूछा है, बल्कि 31 मार्च 2025 का पूछा है। अब आप ये सोचें, या तो 1 से 31 मार्च 2022 लिख सकते हैं या 1 अप्रैल 2022 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचते हैं कि अगला अकाउंटिंग ईयर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का होगा। अब डेप्रीसिएशन तो तब भी लगना है ईयर एंड पर, लेकिन क्या उससे पहले कोई और फर्नीचर आपने खरीदा है? तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने 1 अप्रैल 2022 को ही 9,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ F2 परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 22। 1 अप्रैल 22 को आपने 9,000 का F2 परचेज किया है, 9,000 का F2 परचेज किया है, ठीक है ना। तो आपके पास 54,600 का F1 है अब आपके पास, और F2 आपने रिसेंटली ही परचेज किया है 6,000 का। इसके अलावा तो 31 मार्च 2022 तक कुछ और लेना देना इस क्वेश्चन में नहीं है। तो जब नहीं है तो ईयर एंड पर, अकाउंटिंग ईयर एंड पर आप लगाएंगे डेप्रीसिएशन। तो लेस डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंटिंग ईयर 2022-23 का मतलब है कि जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का अकाउंटिंग ईयर चल रहा है उसका हमें डेप्रीसिएशन लगाना है, ठीक है। अब ये दो अलग अलग लगाएंगे, F1 पर अलग लगाएंगे, F2 पर आप अलग लगाएंगे, दोनों को जोड़ के भी लगा सकते हैं। वैसे जैसे F1 पर कितना है एक बार देख लेते हैं, F1 पर कितना है, 1 मिनट। F1 पर डेप्रीसिएशन कितना है वो देख लेते हैं। F1 पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन 5400 है और F2 पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन 850 है। तो 5400 है और F2 पर कितना है 850 है, ठीक है। तो दोनों को जोड़कर आपने लगा दिया 5400 प्लस 850, तो इट विल कम 6250। इन दोनों को जोड़ना है आपको और 6250 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 54,600 प्लस 9,000 माइनस 6250 इट विल कम 57,350। तो ये जो बैलेंस आ गया, आपने अकाउंटिंग ईयर 22-23 तक का डेप लगाया है, तो ये जो बैलेंस आ गया, बैलेंस ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2023, या ये कह सकते हैं 1 अप्रैल 2023, ठीक है। ये बैलेंस आ गया फर्नीचर का एज ऑन 31 मार्च 2023। अब एक चीज बताइए कि अगला अकाउंटिंग ईयर जो चलेगा वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक चलेगा। अकाउंटिंग ईयर आप आगे बढ़ते चले जाइए, 1 अप्रैल 2023 को तो ये वाला बैलेंस आ गया। अब आपका जो अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 चलेगा। तो क्या इस पीरियड के दौरान आपने कुछ परचेज किया है?
अगर आप देखेंगे तो 1 अक्टूबर 2024 को 8,000 रुपए की फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन आपका अकाउंटिंग ईयर कहाँ खत्म हो रहा है? आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कोई नई परचेज नहीं है। तो कोई नई परचेज नहीं है तो सिर्फ आप क्या लगा देंगे, तो लेस डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंटिंग ईयर क्या आ जाएगा, 2023-24, 2023-24। आपको ये सोचना है, फोकस करना है कि कौन कौन से फर्नीचर आपके पास है। तो दो ही फर्नीचर आपके पास हैं, F1 और F2। F1 के ऊपर डेप्रीसिएशन 5400 चल रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। तो जो पहले साल डेप्रीसिएशन निकल गया, एनुअल डेप्रीसिएशन जो पहले साल निकल गया, वही डेप्रीसिएशन हर साल चलेगा। जब तक भी इसकी जीवन यात्रा है तो तब तक एक ही रेट का डेप्रीसिएशन चलेगा एनुअली। तो 5400 एक आ गया, प्लस जो F2 था उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन था वो कितना था, 850। तो ये भी यही चलने वाला है। तो टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 6250। इसे लेस करने के बाद, 6250 को लेस करने के बाद 51,100 का क्या आ गया, बैलेंस आ गया। इसे लिखेंगे बैलेंस ऑफ फर्नीचर, एज ऑन 31 मार्च 2024 कह दें या 1 अप्रैल 2024 कह दें, एक ही बात है, ये एक ही बात है। क्लियर है? स्पेस और बढ़ा लेता हूं, यस। तो ये आ गया आपके पास बैलेंस ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2024, 51,100। अब आप ये देखिए कि ये अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा। ये अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। और 31 मार्च 2025 को ही आपसे बैलेंस पूछा है, ठीक है ना। इसका मतलब है लास्ट ईयर होगा वही कैलकुलेशन का। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो 31 मार्च 2025 से पहले 1 अक्टूबर 2024 को 8,000 रुपए की आपने फर्नीचर और खरीदा है। तो एड cost of F3 purchased on 1 अक्टूबर 24, 8,000 रुपए का और परचेज किया है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक कुछ और परचेज नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के एंड पर हमें डेप्रीसिएशन तो लगाना होता है। तो लेस डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कौन से अकाउंटिंग ईयर का लगा रहे हैं, 24-25 का लगा रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होकर जो 31 मार्च 2025 तक जा रहा है। इसमें 3 फर्नीचर हो गए। पहले फर्नीचर पर तो 5400 ही लगेगा, दूसरे फर्नीचर पर 850 ही लग रहा है, तीसरे फर्नीचर पर आप एनुअल डेप्रीसिएशन 760 निकाल के आए थे, ठीक है ना, एनुअल डेप्रीसिएशन। लेकिन आप खुद सोचिए क्या एनुअल डेप्रीसिएशन लगेगा इसके ऊपर। इसका जो यूज है इस साल वो तो 6 ही महीने का है, तो इसका मतलब है इसका आपको आधा करना पड़ेगा, 6 महीने का करना पड़ेगा। फोकस करना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कब किन किन डेट पर हमने परचेज किया है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, पीरियड ऑफ यूज क्या होता है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अभी इन्हीं की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि आगे जब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो पहले फर्नीचर पर आपके पास अब 3 फर्नीचर हो गए। 31 मार्च 2025 को जिस दिन आप डेप लगा रहे हैं, और ये लास्ट ईयर होगा क्योंकि इसी डेट पर आपसे बैलेंस पूछा गया है, तो 3 फर्नीचर हैं। पहले फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन शुरुआत से 5400 लग रहा है, दूसरे फर्नीचर पर भी 850 लग रहा है, तीसरा फर्नीचर क्योंकि इसी साल खरीदा है और वो भी 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अगर पीरियड देखेंगे तो 6 महीने। तो तीसरे फर्नीचर पर हमने डेप निकाल के लाए थे 760, लेकिन पूरा 760 नहीं लग पाएगा। 760 का क्या लगेगा, डिवाइड बाय 2, यानी कि 380 लगेगा। तो टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 380 प्लस 850 प्लस 5400, 6630
50। क्लियर है? तो इसे लेस कर दीजिए, इन दोनों को टोटल कर लीजिएगा तो बैलेंस आ जाएगा 51,100 प्लस 8,000 माइनस 6630। तो ये वैल्यू आ जाएगी 52,470। 52,470 जो क्वेश्चन में पूछी गई है। तो बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 यही पूछा गया था आपसे कि 31 मार्च 2025 को फर्नीचर का बैलेंस क्या होगा। तो ये एक तरीका है स्टेटमेंट फॉर्म का, और एक तरीका होता है लेजर फॉर्म का, यानी कि जब आपसे फर्नीचर अकाउंट ही डिमांड करेंगे। तो आंसर है 52,470। यहां पर हम सही कर लेते हैं 52,470। ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग थी, लाइफ ऑफ द एसेट। जब तक ये गिवन नहीं है, जब तक हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जल्दी बताइएगा बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिएगा, इलस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9 देखिएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम सेल का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि अगर जो मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं, जो एसेट आप परचेज कर रहे हैं, लेटर ऑन आफ्टर 2 ईयर, सेल आफ्टर 3 ईयर, अगर वो एसेट सोल्ड आउट होती है तो सेल के समय उसका उस पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को कैसे निकाला जाता है। पहले मैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलूंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें एक ही एसेट आपके पास होगी और उसी को आपने सेल कर दिया होगा, तो उस पर प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाएगा। इसके बाद आज की क्लास हम समाप्त भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, बड़ा फोकस रखिएगा क्वेश्चन पर। पूछा क्या है, ए मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 4 rupees 1,10,000 had scrap value of 10,000 and life of 10 years. It was sold on 31st March 2025 for rupees 6,500। तो काफी लंबे समय यूज करने के बाद 1 अप्रैल 2008 को पहली बार आपने परचेज की थी और 31 मार्च 2025 को आप 6500 रुपए की बेच रही हैं। तो इसमें पूछा क्या है, डेप्रीसिएशन पूछा है एक तो 18-19 का, तो जो 18-19 का होगा वही हर साल का होगा। नेट बुक वैल्यू पूछी है ऑन 31 मार्च 2023 और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल 31 मार्च 2025 को पूछा है। ठीक है, तो हमें करना तो पूरा ही पड़ेगा 31 मार्च 2025 तक, क्योंकि हर चीज पूछी है इन्होंने। 18-19 का डेप पूछा है, जो 18-19 का होगा वही 19-20 का होगा, वही 20-21 का होगा, क्योंकि वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब यही होता है कि हर साल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक समान रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल पूछा है, वो मैं आपको निकालना बता रहा हूं। और नेट बुक वैल्यू पूछी है ऑन 31 मार्च 2023। तो जब हम प्रॉफिट और सेल निकालेंगे 31 मार्च का, तो उसके बीच में 31 मार्च 2023 की नेट बुक वैल्यू आ ही जानी है। तो एक बार मैं अमाउंट को दोबारा देख लेता हूं। मशीन आपने परचेज की थी 1 अप्रैल 2018 को 1,10,000 रुपए की, विद ए रेसिडुअल वैल्यू 10,000 और लाइफ है 10 ईयर, और 31 मार्च को बेची गई है वो 6500 रुपए की। तो सबसे पहले एनुअल डेप्रीसिएशन हम निकाल लेंगे। सबसे पहले एनुअल डेप्रीसिएशन हम निकालेंगे, तो PP9 एनुअल डेप्रीसिएशन कैसे आएगा, एनुअल डेप्रीसिएशन कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट यानी कि 1,10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइड बाई लाइफ। तो 1,10,000 में से 10,000 माइनस होगा तो इट विल कम 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 10 आएगा, तो एनुअल डेप्रीसिएशन आ जाएगा 10,000। तो ये सबसे पहले तो हमने निकाल लिया कि एनुअल डेप्रीसिएशन हमारा है क्या। क्लियर है? हर साल यही लगना है, हर साल ये लगना है। अब एक बार डेट में दोबारा देख लेता हूं। 1 अप्रैल 2018 को आपने परचेज करी है, 1 अप्रैल 2018 को आपने परचेज करी है। तो देखिए
पहली बात का तो आंसर आ ही गया कि 18-19 का क्या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है, बी पार्ट कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट बुक वैल्यू एज ऑन 31st मार्च 2023, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होती है? जो भी एसेट की कॉस्ट है उसमें डेप्रीसिएशन लगाते हुए आना है हमें। उसमें क्या करना है? डेप्रीसिएशन लगाते हुए आना है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 1,10,000। इसमें तो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करनी है। जब आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वो फॉर्मूले में माइनस होती है, लेकिन रियलिटी में तो कॉस्ट अभी 1,10,000 रही है और डेट है इसकी 1 अप्रैल 2018। ठीक है, एक ही एसेट है, इसका जो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019 होगा। तो लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 18-19। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। और डेप्रीसिएशन की अमाउंट अभी हम निकाल के आए हैं 10,000। डेप्रीसिएशन की अमाउंट हम निकाल के आए हैं 10,000। तो ये 10,000 माइनस करके ये वैल्यू बच गई 1,00,000। इसे कहेंगे बुक वैल्यू नेट बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2019 या 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अब हमें अगेन, क्योंकि और कोई तो एसेट है नहीं, तो अगले साल का डेप्रीसिएशन लगाना है। लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 1920। ठीक है, अगेन फिर वो लगेगा 10,000 का। तो 10,000 का लगने के बाद वैल्यू आ जाएगी बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020 की बुक वैल्यू आ जाएगी। अगेन आपको 2020-21 का डेप्रीसिएशन लगाना है। तो लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2021, ये 10,000 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 80,000। ये आ जाएगी बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2021। पूछा आपसे, अगर देखा जाए 31 मार्च 2023 का है तो अभी घबराइए मत, 2 साल का और लगाना है। लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 21-22, 10,000 फिर लगाना है। तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी 70,000। तो ये आ गई बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2022। इसके बाद एक डेप्रीसिएशन और लगाना है। लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 22-23, 10,000 का और लगाना है। और जो आपको आंसर में पूछा है ये आ गई बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023। तो जो बी पार्ट आपसे पूछा है उसका आंसर है 60,000 रुपए, यानी कि नेट बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023 पूछी है। ठीक है, और जो एक लास्ट पार्ट पूछा है वो पूछा है कंप्यूटेशन। जो पूछा है वो टाइटल डलेगा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, यानी कि जो भी आपने 6500 रुपए की सेल करी है उस समय क्या लॉस या क्या प्रॉफिट हुआ है सेल करने पर। देखिए, जब भी आपसे प्रॉफिट या लॉस की बात हो सेल करने पर, बड़ा ध्यान से समझिएगा, हमें किसी भी तरीके से सबसे पहले डेट ऑफ सेल तक का डेप्रीसिएशन लगाने के बाद उसकी बुक वैल्यू निकालनी है और एज ऑन द डेट ऑफ सेल। सबसे पहले काम ये है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे
तो डेट ऑफ सेल जो है वो है 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025। तो अभी आप कुछ सोचिए ही मत, पहले 31 मार्च 2025 तक की बुक वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अभी हमने 31 मार्च 2023 की निकाली है, ऐसे ही 2 साल का डैप लगा के 31 मार्च 2025 की बुक वैल्यू निकाल लीजिए। अब सी पार्ट को करने के लिए शुरुआत से करने की जरूरत नहीं है कि 1 अप्रैल 2018 को क्या कॉस्ट थी, क्योंकि हमें 31 मार्च 2023 की वैल्यू पता है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, इस वाले पार्ट को यहीं से स्टार्ट कर लेंगे कि बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023 या 1 अप्रैल 2023 एक ही बात है, और ये है 60,000। ठीक है, अब इसमें डेप्रीसिएशन लगेगा। लेट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2023-24 10,000 का ही डेप्रीसिएशन लगेगा। अब बुक वैल्यू आ गई है 50,000। इसे कहते हैं बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2024। क्लियर। अभी आपको 31 मार्च 2025 चाहिए, तो उस डेट तक का भी डेप्रीसिएशन लगाना है। लेट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 24-25 10,000 का डेप्रीसिएशन और लगाना है। तो ये बुक वैल्यू आ गई 40,000। ये बुक वैल्यू आ गई 40,000। इसे कहेंगे बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में 31 मार्च दे रखी है तो हम 31 मार्च करेंगे, अदरवाइज 1 अप्रैल 2025 भी लिख सकते हैं। एक बार डेट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई, उसके बाद उस डेट ऑफ सेल की सेल प्राइस से आप कंपैरिजन कीजिए। क्वेश्चन में जो मुझे ध्यान आ रहा है वो 6500 का आपने सेल किया था। जो मुझे ध्यान आ रहा है वो 6500 की सेल प्राइस थी। ठीक है ना, 6500 का सेल प्राइस था। तो एक तरीके से बात ये हुई कि आपने जो है 40,000 रुपए की जो चीज है, आपकी बुक वैल्यू कितनी आ गई 40,000 की बुक वैल्यू आ गई। एक तरह से बात ये हुई कि जो 40,000 रुपए की चीज है उसे आपने केवल 6500 में बेचा है। तो लेट सेल प्राइस ऑफ एसेट कितने में बेचा है 6500। तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 40,000 की चीज 6500 रुपए में बेची है, तो 33,500 का क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। तो ये तीनों के तीनों पार्ट आपके इस तरीके से सॉल्व होने थे। इसमें आंसर सही कर लीजिएगा। 40 में से जब आप 6500 माइनस करेंगे तो 33,500 आएगा। 33,500 आएगा, ना कि 23,500। इट विल कम 33,500। क्लियर है। अब मैं इसी के साथ कि चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कभी ज्यादा ना हो जाए आपके लिए इसको कॉन्सेप्ट को, क्योंकि दो चीजें आज नई हुई हैं। एक तो डिफरेंट अगर एसेट हैं तो उनके फिर बैलेंस कैसे निकाले जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें फर्नीचर F1 भी था, फिर F2 भी था, फिर F3 भी था। तो किस तरीके से उनका बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पर निकालना है। जो रिसेंटली अभी हमने क्वेश्चन किया है उसमें जो आपने एसेट परचेज कर रखी है आफ्टर सम ईयर, अगर आप उसे सोल्ड आउट करते हैं तो उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि जो भी एसेट सोल्ड आउट हो रही है उस डेट तक की पहले आपको बुक वैल्यू निकालनी है, जिस भी डेट पर सेल हो रही है। अब बुक वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि ओरिजिनल कॉस्ट में से टिल द डेट ऑफ सेल तक का सारा डेप्रीसिएशन आप माइनस करते हुए लाइए। साल दर साल जो डेप्रीसिएशन लग रहा है पीरियड वाइज, वो सारा का सारा माइनस करते हुए लाइएगा डेट ऑफ सेल तक का। ठीक है ना। तो उसके बाद वो बुक वैल्यू आ जाती है एड ऑन द डेट ऑफ सेल, और बुक वैल्यू को एड ऑन द डेट ऑफ सेल के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं सेल प्राइस का, तो अगर सेल प्राइस उससे ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, जाहिर सी बात है।
और अगर सेल प्राइस उससे कम है तो लॉस आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इसी के साथ मैं आज का जो लेक्चर है वो फिनिश कर रहा हूं, और आज थोड़ा सा टेक्निकलिटीज की तरफ बढ़े हैं, तो उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे अगली क्लास ज्वाइन करने से पहले आप यहाँ तक के एक बार जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो अपने हाथ से दोबारा कर लीजिए, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा कर लीजिए। कुछ चीज ना समझ में आए, मेरी वीडियो को, मेरे लेक्चर को दोबारा देखिए, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अगेन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।